तो स्वागत है सभी का आज 15वें दिन क्विक रिवीजन बैच में। और आज के दिन हम स्टार्ट करेंगे बच्चों रोलिंग मोशन। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर होगा बेसिकली। इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका पेड वर्जन इस बैच का। तो आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्लास फॉर द क्विक रिवीजन बैच। इसमें हम लोगों ने बेसिकली मैकेनिक्स कंप्लीट कर लिया है। तो थर्मोडायनेमिक्स आपका मैकेनिक्स ऑफ द सॉलिड्स फ्लूइड्स एंड 12th का जो पोर्शन होगा दैट विल बी ऑफ अवेलेबल इन द पेड कोर्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ द रोटेशन दैट इज रोलिंग मोशन। ओके, चलो ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है और इसमें से काफ़ी कुछ आ भी जाता है। देखिए चलो, मान लो ये कोई व्हील है ऑफ रेडियस आर। इसकी रेडियस क्या है बेटा? आर। तो अगर मैं इसको रोटेट करूं विद ओमेगा एंगुलर स्पीड, इसको मैं क्या कर दूं? रोटेट करूं और इस पॉइंट पी की तरफ ध्यान से देखूं तो मुझे ग्राउंड लेवल से ये जो पॉइंट है नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं यहां से देखना फिर इसको स्टार्ट करूं और पॉइंट यहां पर है, मान लो ये पॉइंट क्यू है और यहां से मैं ग्राउंड से इसको देख रहा हूं, दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये क्यू पॉइंट मुझे इधर जाता हुआ नजर आएगा। किस वेलोसिटी से? सर v इज इक्वल टू आर ओमेगा वेलोसिटी से। v इज इक्वल टू आर ओमेगा वेलोसिटी से इधर जाता हुआ नजर आएगा। मान लो ये पॉइंट आपका r है, तो बेटा ये कैसा दिखाई देगा? सर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा विद वेलोसिटी v, दैट इज आर ओमेगा से। सिमिलरली ये पॉइंट आपको यहां तक ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये आपके पास में है बेटा प्योर रोटेशन। कैसा मोशन है ये? प्योर रोटेशनल मोशन है ये आपके पास में। तो यहां पर बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशनल मोशन बताओ कितना होगा, तो आप बताओगे सर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर व्हील। ये डिपेंड करता है ये व्हील किस तरह का है, तो उसके हम इनर्शिया को इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन या रेडियस ऑफ जायरेशन की टर्म्स में लिख सकते हैं। देखो सुनो ध्यान से, मान लो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये आपके पास बेटा रोड है। तो रोड ऑफ लेंथ L एंड मास M, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 1/3 ml स्क्वायर। इज इट और नॉट? बिल्कुल ठीक है सर। तो इसके करेस्पॉन्डिंग मैं एक पार्टिकल ऑफ मास m कितनी डिस्टेंस पर कंसीडर करूं इस रोटेशनल एक्सिस से, सो दैट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही आ जाए। तो वो पर्टिकुलर डिस्टेंस कहलाती है बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन। इससे सिंपल तरीका रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन करने का नहीं हो सकता है। किसी भी तरह का आपके पास में सिस्टम हो, उस सिस्टम को एक पॉइंट मास के फॉर्म में कितनी दूर पर रखा जाए कि वो उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पजेस करे। भाई साहब, इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता है रेडियस ऑफ गायरेशन को या रेडियस ऑफ जायरेशन को डिफाइन करने का। क्लियर हुई बात या नहीं? तो अगर k डिस्टेंस दूर m मास है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बेटा? mk स्क्वायर। और अगर ये mk स्क्वायर बराबर हो जाए ml स्क्वायर बाई 3k, तो रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर द रोड आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटा m से आपका देखो, m से आपका m कैंसिल आउट हुआ, तो k की वैल्यू आएगी आपके पास में L/√3। क्लियर एकदम? तो हर तरीके के ज्योमेट्री के लिए आप रेडियस ऑफ गायरेशन डिफाइन कर सकते हो बड़े आराम से। क्लियर एकदम बात? तो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उठा करके सीधे सीधे mk स्क्वायर के बराबर रख दो, तो k जो है आपके पास में अल्टीमेटली आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ गायरेशन। ये आपके पास में आ गया रेडियस ऑफ जायरेशन या गायरेशन, जो भी आप इसको कहना पसंद करो। ठीक है भाई, ये सिंपल तरीका हो गया एकदम। तो मैं इस I को बेटा, इस I को mk स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकता हूं। बिल्कुल ठीक है सर, mk स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक, इनटू v इज इक्वल टू कितना है? r ओमेगा।
तो मैं यहां से इस ओमेगा को लिख सकता हूं v अपॉन आर, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बेटे आपके पास में v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की, यहां पे लिख देते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन कितने आ जाएगी, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, ये आपके पास में आती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन इन टर्म्स ऑफ द लीनियर वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। नॉर्मली हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर से आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। ठीक सर, ये तो हो गया रोटेशन, प्योर रोटेशन। ठीक, अब एक काम करते हैं, मैं इस व्हील को उठाकर ऐसे ही यहां से पकड़ूं और इस तरह से v वेलोसिटी से इसको ड्रैग करता हुआ आगे ले जाऊं। ठीक है, ड्रैग करता हुआ आगे ले जाऊं। अभी हमने क्या देखा, इसको रोटेट करके देख लिया, इसको रोटेट करके भी हमने देख लिया है। तो रोटेशन भी हमारे पास आ चुका। ये ट्रांसलेशनल मोशन हम यानी कि लीनियर मोशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं इस रोटेशन को इस ट्रांसलेशनल मोशन के साथ फिट कर दूं, मर्ज कर दूं, तो मेरे को मिलेगा बेटा रोलिंग। मेरे को मिलेगा कैसा मोशन, रोलिंग मोशन मेरे को मिलेगा। मतलब कि ये जो आपके पास में व्हील है, ये आपको घूमता हुआ भी दिखाई देगा और आगे चलता हुआ भी दिखाई देगा, घूमेगा भी और आगे भी चलेगा। तो इस तरह का जो सिस्टम है आपके पास में, ये आता है आपका रोलिंग। दिस इज कॉल्ड एज दी रोलिंग। अब देखो ध्यान से, अगर ये जो वेलोसिटी है ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, तो VCM कह सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, VCM। इसी तरह यहां पर इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी नीचे आई थी, इधर वाले मास की वेलोसिटी इधर आई थी, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इधर आई थी, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इधर आई थी। ठीक है, ये अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा। तो अगर ये पॉइंट v वेलोसिटी से पीछे जा रहा है और ये आपका है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी सर, VCM। इसकी वेलोसिटी कितनी, आगे की तरफ VCM। तो अगर आप इन दोनों को मर्ज करना चाहते हो, ध्यान देना 3 केस जनरेट होंगे। अगर ये आगे वाली वेलोसिटी VCM और पीछे वाली वेलोसिटी VCM हो जाए, तो जब दोनों को आप मर्ज करोगे तो इस वाले पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इस वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। तो P पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो इसमें ना तो स्लिपिंग होगी, है ना तो फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी, ना ही बैकवर्ड स्लिपिंग होगी। ये फर्स्ट केस है, दिस इज द केस ऑफ नो स्लिपिंग। और इसी को ही हम बोलते हैं बेटा प्योर रोलिंग। इसी को हम बोलते हैं प्योर रोलिंग। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको प्योर रोलिंग की डेफिनेशन समझा दी। अब सुनो, मान लो ये है आपके पास में वेलोसिटी v, ये क्या है वेलोसिटी v। अगर ये VCM ग्रेटर देन v हो गया, अगर VCM ग्रेटर देन v हो गया या VCM लेस देन v हो गया, तो देयर विल बी एग्जिस्टिंग सम काइंड ऑफ स्लिपिंग। तो वहां पर क्या जनरेट होगी आपके पास में, स्लिपिंग। या तो स्लिपिंग होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर होगी बैकवर्ड स्लिपिंग। बैकवर्ड स्लिपिंग होगी। जब हम बाइक में एक्सीलरेटर ज्यादा दे देते हैं तो आपका जो व्हील है, पीछे वाला व्हील, वो क्या करता है, स्लिपिंग। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। ये तो हो गया स्लिपिंग। ऐसे ही जब हम ब्रेक्स लगाते हैं और आपका फ्रिक्शन थोड़ा सा कम रह जाए तो आपका व्हील घूमेगा कम और आगे ज्यादा चलेगा, तो ये आपकी फॉरवर्ड स्लिपिंग हो गई। ये कैसी स्लिपिंग हो गई बेटा, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो गई। अभी जो एक्सीलरेटर वाली थी वो कैसी थी, बैकवर्ड स्लिपिंग। तो हमारे सिलेबस में क्या है बेटा, सिर्फ ये प्योर रोलिंग वाला कंसेप्ट है, इसको हम लेकर चलेंगे। तो ट्रांसलेशनल मोशन और प्लस प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है ना, दोनों को अगर हम मर्ज कर दें तो विल गेट द रोलिंग मोशन द काइंड ऑफ रोलिंग मोशन। तो इसके लिए V must be equals to VCM, that is R ओमेगा। VCM must be equals to R ओमेगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, प्योर रोलिंग होगा। क्लियर है, देख लो इसको अच्छे से।
चलिए, तो मतलब इन प्योर रोलिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट पॉइंट is instantaneously at rest with respect to the ground. ये जो पॉइंट P है ये इंस्टेंटेनियसली किस पे रहता है, रेस्ट पे होना चाहिए फॉर द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग के लिए बेटा, प्योर रोलिंग के लिए। अब हम कंडीशन पढ़ना चाहते हैं प्योर रोलिंग की, तो पहली चीज इसमें आएगी बेटा काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है जी। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा किसमें, रोलिंग मोशन में विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। बेटा इसमें किस किस चीज का कॉम्बिनेशन था सर, ट्रांसलेशनल मोशन था और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी रोटेशनल था। तो दोनों को आप सम कर दीजिए, दोनों को आप क्या कर दीजिए, सम। मीन्स टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी बेटा ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी कैसी, रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल कितनी होगी, हाफ मास मान लो m है और वेलोसिटी vcm का स्क्वायर प्लस हाफ i इंटू ओमेगा स्क्वायर। और अगर प्योर रोलिंग है तो vcm मस्ट बी इक्वल्स टू r ओमेगा, ये कंडीशन होनी चाहिए। और कॉन्टैक्ट पॉइंट मस्ट बी एट स्टेशनरी इंस्टेंटेनियसली विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये कंडीशन आपकी होनी चाहिए। तो इसको मैं लिख सकता हूं हाफ m vcm स्क्वायर प्लस हाफ, इस i को आप किस टर्म में लिख लो बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन की टर्म्स में लिख लो m के स्क्वायर इंटू ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, vcm का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा r स्क्वायर। यहां से देखो कुछ कॉमन आ सकता है, हाफ m और vcm का स्क्वायर कॉमन आ गया बेटा। अब यहां से ये टर्म बची आपके पास में 1 प्लस ये बाहर आया, ये बाहर आया, ये बाहर आ चुका, क्या क्या बचा सर, k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो टोटल हमारे पास में आई वो आ गई बेटा हाफ m vcm स्क्वायर इंटू इसको आप कह दो 1 अपॉन डेल्टा, इसको कह दो आप, इस टर्म को कह दो 1 अपॉन डेल्टा। मतलब डेल्टा क्या है हमारे पास में 1 अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। इस डेल्टा के टर्म्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है ना। तो इतनी हो गई आपके पास में क्या, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग मोशन, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग मोशन। ठीक है, अब डेल्टा की वैल्यू ये है मेरे पास बेटा, ठीक। अब सुनो, डेल्टा की वैल्यू अगर आपसे मैं पूछूं रिंग के लिए, डेल्टा फॉर रिंग, तो क्या होगा बेटा 1 अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है सर, m के स्क्वायर रख दो और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, mr स्क्वायर होता है। तो m से m कैंसिल आउट, तो k बराबर आ जाता है r फॉर रिंग के लिए। रिंग के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन r के बराबर ही होती है, तो ये आपका कैंसिल आउट होगा, तो 1 अपॉन 2 आपके पास में इस डेल्टा की वैल्यू आ गई। किसके लिए, रिंग के लिए। डेल्टा फॉर डिस्क की बात करें अगर हम डिस्क के लिए, तो बेटा डिस्क का कितना होता है सर, m r स्क्वायर बाई 2, बराबर रख दो इसको कितना, m के स्क्वायर के। तो m से आपका m कैंसिल आउट हुआ, तो k स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में आई r स्क्वायर बाई 2 और k की वैल्यू आएगी r बाई रूट 2। किसके लिए, डिस्क के लिए। तो डिस्क के लिए बेटा 1 अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर की वैल्यू कितनी रख दूं, k स्क्वायर की वैल्यू रख दूं r स्क्वायर बाई 2, और ये क्या है नीचे r स्क्वायर। तो ये मेरे पास में आई बेटा 1 प्लस r स्क्वायर से आपका r स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 1 प्लस 1 बाई 2, तो ये टर्म आएगी 2 1 अपॉन 3 बाई 2, तो 2 बाई 3, ये टर्म आ जाएगी आपके पास में 2 बाई 3, यानी कि डेल्टा फॉर द डिस्क आपके पास में आएगा कितना, 2 बाई 3 आएगा बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आप डेल्टा
होलो स्फेयर का भी कैलकुलेट कर सकते हो, डेल्टा सॉलिड स्फेयर का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, सबके डेल्टा आप कैलकुलेट कर सकते हो इसी फॉर्मेट में, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबके डेल्टा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, देखो ध्यान से आ जाओ। यहां पर काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट करी, तो वो आई काइनेटिक एनर्जी टोटल दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv/cm² और प्लस ये क्या है 1/डेल्टा, ये क्या है 1/डेल्टा। अब ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी टोटल और ये कैसी है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, और ये है 1/डेल्टा। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल का रेशो, ट्रांसलेशन का काइनेटिक एनर्जी टोटल के साथ में रेशो पूछूं तो कितना आएगा, वो डेल्टा के बराबर आएगा। वो किसके बराबर आएगा, डेल्टा के बराबर आएगा। तो अगर हमें डेल्टा की वैल्यू पता है तो डायरेक्टली हम काइनेटिक एनर्जी का रेशो बता सकते हैं, डायरेक्टली ट्रांसलेशनल का टोटल के साथ रेशो हम बता सकते हैं। अब जैसे अगर मेरे को डिस्क पूछी जाए, डिस्क कि डिस्क के लिए रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल का रेशियो कितना होगा, तो आपको पता है कि सर ये चलो थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी इसमें चलिए, तो इस तरह से हम रेशियो ऑफ द ट्रांसलेशनल एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं इक्वल्स टू डेल्टा। अच्छा, इसमें अगर रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ठीक है, टू द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टोटल ये पूछा जाए तो बेटा ये कितना हो जाएगा, अगर ट्रांसलेशनल का टोटल के साथ हमें पता चल गया तो रोटेशनल का हो जाएगा 1 डेल्टा, 1 डेल्टा। और डेल्टा हर एक ज्योमेट्री का आप निकालना अच्छी तरह से सीख गए हो। कैसे सर, 1/1 प्लस k² से हम डेल्टा कैलकुलेट कर लेंगे। तो रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फेयर, होलो स्फेयर सबका हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो सॉलिड स्फेयर के लिए डेल्टा की वैल्यू मैं निकालना चाहूं तो 1/1 प्लस k² से निकालूंगा। और k² कैसे निकालते हैं, जस्ट mk² बराबर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा, 2/5 mr² होता है, इसके बराबर रख दो, ठीक है ना, 2/5 mr² के बराबर रख दो। तो m से आपका m कैंसिल आउट हुआ, तो k² की वैल्यू आई 2/7 r²। तो 2/7 r² से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचा कितना, बचा आपके पास में 1 प्लस 2/7, 1/1 प्लस 2/7, तो ये बचा 9/7, 7 आपका ऊपर आ जाएगा। तो 7/9 आपके पास में आंसर आएगा, ठीक है ना, 7/9। एक बार चेक कर लीजिए फिर से, 2/5 भाई, एक सेकेंड, 1 प्लस 2/5 r² से r² कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो ये आएगा 5 प्लस 2 7, 5/7 आ जाएगा बेटा, ये 5/7 आ जाएगा। किसकी वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू। तो देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कोई सॉलिड स्फेयर है, व्हाट इज दिस, इज सॉलिड स्फेयर, व्हाट्स इट, सॉलिड स्फेयर। तो सॉलिड स्फेयर आपका रोलिंग कर रहा है, मतलब आगे चल भी रहा है और साथ में घूम भी रहा है, तो इसको बोलते हैं रोलिंग। तो रोलिंग करते टाइम आपको बताना है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कैसी, ट्रांसलेशनल, टू दी काइनेटिक एनर्जी टोटल का रेशियो। तो बेटा हमें पता चल गया कि किसके बराबर है, डेल्टा के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल का रेशियो, ये कितना होगा, 1 डेल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये ट्रांसलेशनल का रेशियो डेल्टा है तो रोटेशनल का क्या होगा, 1 डेल्टा। क्लियर एकदम। तो डेल्टा कैलकुलेट करना हमें आसानी से आ ही गया। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 5/7, किसके लिए, सॉलिड स्फेयर के लिए। तो बेटा
ये तो आ जाएगा आपके पास में 5/7 और ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 1 माइनस 5/7 दैट इज 2/7 विल बी योर आंसर फॉर द रेशियो ऑफ रोटेशनल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी। इस तरह के क्वेश्चन बेटा नीट में पूछे जा सकते हैं। क्लियर एकदम बात, बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। चलो, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है आपका, ठीक है, इसमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो देखो ध्यान से, मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक, दिस इज योर इंक्लाइंड प्लेन, और ये कोई आपके पास में बेटा स्ट्रक्चर है, कोई भी, या तो होलो स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर या रिंग या डिस्क, कुछ भी सही। इसका जो वेट है वो बेटा एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि इस वाले केस में वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक। अगर ये एंगल हमने कहा थीटा है, तो बेटा ध्यान से देखो, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। सर ये भी एंगल होगा कितना, थीटा। तो mg का कोस थीटा कंपोनेंट इधर एक्ट करेगा और इस वेट का mg साइन थीटा कंपोनेंट इधर एक्ट कर रहा होगा। क्लियर एकदम, ठीक है सर। तो mg साइन थीटा नीचे की तरफ, और अगर यहां पर पहली कंडीशन हम लेकर चल रहे हैं कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, यानी कि म्यू इज इक्वल टू कितना है, म्यू इज इक्वल टू 0 है। इन दिस केस ये आपका विदाउट रोलिंग नीचे आएगा, स्लिप करता हुआ नीचे आएगा, ठीक है ना, बिना रोटेशन के नीचे आएगा ये। तो रोटेशन कौन प्रोवाइड करेगा? क्या mg साइन थीटा की वजह से रोटेशन हो सकता है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि ये आपका बिल्कुल सेंटर पर एक्ट कर रहा है, और सेंटर पर फोर्स हम कितनी भी लगा लें, ये इसको रोटेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क इसमें आएगा 0। क्योंकि टॉर्क अगर लगे, अगर फोर्स हम लगाते हैं एग्जैक्टली सेंटर पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, तो टॉर्क उससे नहीं लग सकता, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया इस वाले केस में। तो टॉर्क जब ही डेवलप होगा जब हम फोर्स इसके आउटर एज पर लगाएंगे। तो इस वाले केस में अगर हमें इसको रोलिंग प्रोड्यूस करनी है तो इसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन एक तो ये आता है कि हमारा जो इंक्लाइंड प्लेन है वो बेटा स्मूथ है, तो हमने एक डिस्क को, एक सॉलिड स्फीयर को और एक रिंग को यहां पर रखा, तो कौन पहले आएगा? तो सर इस वाले केस में तीनों आएंगे एक साथ। तीनों की एक्सेलरेशन कितनी होगी बेटा? जी साइन थीटा। जी साइन थीटा एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ स्लिप करते हुए आएंगे, ठीक है। इस वाले केस में क्या होगा आपका? देयर विल बी नो रोलिंग, इसमें रोलिंग नहीं होगी। ये आपका केस फर्स्ट है जिसमें म्यू कितना लिया हमने, इज इक्वल्स टू 0। म्यू कितना लिया इसमें? 0। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसी चीज को देखो, रोलिंग ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। इस बार हम लेते हैं बेटा रफ इंक्लाइंड प्लेन। रोलिंग ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन पर, यानी कि म्यू यहां पर नॉट इक्वल्स टू 0, 0.2, 0.3, 0.4 कुछ भी आपका म्यू की वैल्यू हो सकती है।
तो अगर म्यू की वैल्यू प्रेजेंट है तो यहाँ पर कोई भी आपने बॉडी यहाँ पर रखी तो इसमें वो केस आपके एक्ट करेंगे क्या क्या, एक तो mg साइन थीटा जैसे लास्ट वाले केस में हमने देखा था, ठीक। यहां से mg कोस थीटा बैलेंस हो जाएगा इसके नॉर्मल रिएक्शन से, तो इस वाले कंपोनेंट की हम बात नहीं कर रहे। नीचे की तरफ अलोंग द डाउन द इंक्लाइंड प्लेन mg साइन थीटा, और यहां पर देखो ध्यान से एक्ट कर रहा होगा फ्रिक्शन, यहां पर एक्ट कर रहा होगा क्या, फ्रिक्शन। क्लियर है बात एकदम, ठीक है सर, यहां पर एक्ट कर रहा होगा क्या, फ्रिक्शन, ठीक। अब इस फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क डेवलप होगा, इस फ्रिक्शन की वजह से क्या डेवलप होगा बेटा, टॉर्क डेवलप इसमें हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें रोटेशन होगा। तो ये रोटेट भी करेगा और नीचे भी आएगा, रोटेट भी करेगा और नीचे भी आएगा। तो इस वाले केस में आपका रोलिंग मोशन जनरेट हो जाएगा, इस वाले केस में आपका रोलिंग मोशन जनरेट हो जाएगा। क्लियर है बात एकदम, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं इसमें। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करते हैं कि एक्सेलरेशन कितनी होगी, है ना, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो देखो ध्यान से, मैं डायरेक्ट एक तरीका बता रहा हूं। एक तो तरीका ये है कि कंपोनेंट्स को आप इक्वेट करो, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, रोटेशनल कंपोनेंट प्लस ट्रांसलेशनल दोनों को आप फिर सोल्व करोगे, टाइम टेकिंग प्रोसेस है बहुत ज़्यादा। मैंने आपको बताया था कि नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाई ट्रांसलेशनल मास प्लस रोटेशनल मास, इस तरह से करके मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया बता दिया था, एक छोटा सा आइडिया आपको बता दिया था, ठीक। तो इस वाले केस में आप जल्दी से बता दो कि एक्सेलरेशन कितनी आएगी। इसको नीचे लाने के लिए कौन सी वाली फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, इसको नीचे लाने के लिए कौन सी वाली फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, तो सर वो है mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, ठीक है सर, mg साइन थीटा। और कितने मास को ये नीचे लेकर आ रही है सर, m मास को, प्लस साथ में इसका रोटेशनल मास, इसको घुमा भी रही है, तो इट मीन्स घुमाने में भी इसकी एनर्जी थोड़ी सी पजेस होगी, तो वो होगा आपका कितना, I बाई आर स्क्वायर। ये आपका था बेटा रोटेशनल मास, ये क्या था आपके पास में, रोटेशनल मास था। क्लियर एकदम। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई m प्लस I की जगह हम लिख सकते हैं m के स्क्वायर, तो m के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बेटा सब जगह से आप m को कॉमन लेके कट कर दीजिए, m को कॉमन लेके कट कर दो, तो ये आपके पास में आ गया बेटा g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये तो टर्म जानी पहचानी से लग रही है, तो 1/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये तो वैल्यू डेल्टा की है, तो मीन्स ये आया आपके पास में जी साइन थीटा इंटू डेल्टा, जी साइन थीटा इंटू डेल्टा। ये बेटा आपकी एक्सेलरेशन होगी किसकी, सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन होगी वो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। अब सुनो, यहां से एक क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका, बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया, क्या कि नीचे की तरफ जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा उसको टाइम लगेगा कम, जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा उसको टाइम लगेगा नीचे आने में सबसे कम। तो एक्सेलरेशन किसकी ज्यादा सर, जिसकी बीटा की वैल्यू सबसे, जिसकी डेल्टा की वैल्यू सबसे ज्यादा, जिसकी डेल्टा की वैल्यू सबसे ज्यादा। ये डेल्टा आपके पास में जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, देखो प्रोडक्ट में है ये, तो अगर ये प्रोडक्ट वाली वैल्यू ज्यादा है तो देखो साइन थीटा भी फिक्स्ड है, जी भी फिक्स्ड है, तो जिसका ये डेल्टा की वैल्यू सबसे ज्यादा वही आपके पास में मैक्सिमम एक्सेलरेशन के साथ में नीचे आएगा। क्लियर है बात। तो सबसे ज्यादा वैल्यू रिंग की डेल्टा की होगी, तो सबसे पहले कौन आना चाहिए, रिंग सबसे पहले आना चाहिए। क्लियर है बात या नहीं, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू कितनी आई थी 1/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू आर के बराबर आई थी, तो 1 + 1 यानी कि आपके पास में 1/2 वैल्यू आ गई थी डेल्टा की, किसके केस में, रिंग के केस में, और यही वैल्यू सबसे ज्यादा थी, यही वैल्यू सबसे ज्यादा थी। तो बाकी 2/5 किसी में आई थी कुछ, किसी में आई थी 3/7, तो सबकी वैल्यूज क्या हैं, अलग अलग हैं और सबसे कम है, तो 1/2 से सारी वैल्यूज क्या हैं, कम।
तो हम डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फटाफट और ये बता सकते हैं कि कौन सी ज्योमेट्री सबसे पहले नीचे आएगी। क्लियर है बात एकदम? ये बहुत अच्छे से लॉजिक समझ में आना जरूरी है। एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास हमने कैलकुलेट कर लिया लॉजिकल तरीके से, और उसके जरिए हमने इंक्लूडिंग द डेल्टा ये जज कर लिया कि किसका, कौन सी ज्योमेट्री का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा वही सबसे कम टाइम में नीचे आएगा। क्लियर है बात एकदम? बहुत अच्छे से इसको नोट करिए। देखो एक क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा था। टू आइडेंटिकल रिंग्स, दो आइडेंटिकल रिंग्स हैं, आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। एक बेटा किसी अलग इंक्लाइंड प्लेन पर है और दूसरी किसी अलग इंक्लाइंड प्लेन पर है, सेम एंगल है दोनों का एंगल क्या है? सेम। रिंग्स आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी दोनों की कैसी है? इक्वल। ठीक है सर, यहां तक इंफॉर्मेशन क्लियर है। वन रिंग रोल्स विदाउट स्लिपिंग, यानी कि विदाउट स्लिपिंग का मतलब है ये तो प्योर रोलिंग कर रही है बेटा, प्योर रोलिंग। ठीक है सर, ये तो आ गई प्योर रोलिंग में, एक तो हो गई प्योर रोलिंग की कंडीशन। दूसरा, एंड अदर वन इज इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब यहां पर म्यू की वैल्यू क्या है? 0। तो ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि यहां पर ऐसे स्लाइड करते हुए आएगी बिना रोटेशन के, ये रोटेट नहीं करेगी, तो ये सीधी ऐसे स्लाइड करते हुए नीचे आ रही होगी। ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी आ गई? केवल और केवल ट्रांसलेशनल। ठीक है सर, कितनी? मान लो इसकी वेलोसिटी है v1 नीचे की तरफ, तो हाफ m v1 स्क्वायर। क्लियर बात एकदम? ठीक है, तो ये हो गई इसकी काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी बोलो बेटा कितनी होगी? तो इसमें होगी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल और प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल भी, दोनों होंगी इसमें। तो हाफ m सेम है तो मास दोनों का सेम होगा, इसको कह दो v2 स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर, या फिर ऐसे आप इसको k की टर्म में लिख लो कि हाफ m v2 स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मेट में मैंने आपको दिखाई थी काइनेटिक एनर्जी।
तो इस टर्म को इसके बराबर गिवन है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखी है बेटा, इक्वल। तो ये टर्म दे रखी है मेरे को हाफ एम v1 स्क्वायर के बराबर। तो m से आपका m कैंसिल आउट हो गया, हाफ से आपका हाफ कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर की वैल्यू, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, इसको लो, v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर। तो ये टर्म आके नीचे 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बन जाएगी। मतलब ये बन गया आपके पास में डेल्टा, डेल्टा या जो भी आप इसको कहना चाहो, अल्फा बीटा गामा जो भी आप चाहो, मुझे डेल्टा अच्छा लगता है तो मैं डेल्टा बोल देता हूँ इसको, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये हो गया डेल्टा। तो v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा। और रिंग के लिए डेल्टा की वैल्यू कितनी आती है, 1/2 आती है। डेल्टा की वैल्यू कितनी आती है, 1/2। तो v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2। तो v2 और v1 का रेशियो कितना आ गया बेटा, 1/√2 इसका रेशियो आ गया, 1/√2 इसका क्या आ गया, रेशियो आ गया। तो रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्पीड्स हमारे पास में ये आ गया 1:√2। क्लियर है भाई एकदम बात। अगला क्वेश्चन देखिए, टू डिस्क हैविंग मास इन द रेशियो 1:2, यानी कि एक का मास m है, दूसरे का मास है बेटा 2m। एक ये डिस्क हो गई और ये दूसरी डिस्क हो गई, इसका मास है ज़्यादा, ठीक है सर, कोई बात नहीं। दोनों क्या चीज़ है, दोनों डिस्क, दोनों क्या हैं, डिस्क हैं, ठीक है सर, दोनों क्या हैं, डिस्क हैं। हैविंग रेडियाई इन द रेशियो 1:8, रेडियस ऑफ 1 और 2 की रेडियस का जो रेशियो है 1:8 है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग, यानी कि दोनों की दोनों क्या कर रही हैं, प्योर रोलिंग मोशन में है, प्योर रोलिंग मोशन में है बेटा, प्योर रोलिंग मोशन में है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट h, the ratio of their linear velocities on reaching the ground is। तो बेटा जब इंक्लाइंड प्लेन से ये नीचे आएंगी, हाइट कितनी है, h है, तो जैसे ये नीचे उतरेंगी तो इनकी वेलोसिटीज मान लो v1 और v2 हैं, तो इनका रेशियो हमें बताना है, v1 और v2 का रेशियो बताना है। तो पहले तो वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी बेटा अगर ये हाइट h नीचे आने पर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा के देखें तो ये आएगा 2gh, ठीक है ना। अगर इसमें एक सेकेंड, अगर हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो कितना आता है, √2gh। अब अगर इसमें रोलिंग भी साथ में है तो आपको बीटा से और मल्टीप्लाई, डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि जो टर्म आती है हमारे पास में 1/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इससे और आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये आपके आएगी वेलोसिटी एट दी बॉटम, बॉटम पर जो वेलोसिटी होती है ये। अब देखो वेलोसिटी एट दी बॉटम पर एक तो टर्म है 2, एक टर्म है g और एक टर्म है h, ये तीनों तो हैं कांस्टेंट, ये तीनों तो हैं कांस्टेंट। बहुत ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तीनों टर्म हो गई कांस्टेंट। और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इज नथिंग बट 1/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। मतलब यहां पर k और r का रेशियो गिवन है। डेल्टा की वैल्यू अगर मैं रिंग की रेडियस एक में r1 रखता हूं और एक में रखता हूं r2, तो इन दोनों का जो डेल्टा होगा बेटा वो सेम होगा। डेल्टा की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि डेल्टा ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना, सॉरी,
किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, मास अलग हो रेडियस अलग हो उस पर डिपेंड, हाँ बेसिकली ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा, केवल स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहा है कि रिंग है तो उसका डेल्टा सेम, डिस्क है तो चाहे डिस्क कैसी भी हो उसका डेल्टा क्या होगा, दोनों का सेम होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो ये दोनों जो डिस्क है हमारे पास में, इसके डेल्टा की वैल्यू और इसके डेल्टा की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि 1/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हर एक डिस्क के लिए सेम आएगा, उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन और उसका रेडियस सेम आएगा। दूसरे डिस्क के लिए फिर से वही बात, तो ये रेशो सेम आएगा हर एक के लिए, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, सबके लिए सेम आ गई। तो 2b कांस्टेंट g h कांस्टेंट है, डेल्टा की वैल्यू भी क्या है, सेम। तो वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द रिंग डिस्क 1 और डिस्क 2, इनका जो रेशो रहेगा बेटा 1:1 रेशो आ जाएगा, वेलोसिटीज भी क्या रहेंगे आपकी, सेम रहेंगी। तो इस तरह से हमारा प्योर रोलिंग मोशन का चैप्टर भी ये कंप्लीट होता है। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें हो सकता है स्टार्ट करें थर्मोडायनेमिक्स। तो बाकी जो सिलेबस रहेगा वो पेड रहेगा, ठीक है। तो फ्री में हमने ये जो लेक्चर्स लिए हैं इसमें मैकेनिक्स कंप्लीट करा दिया है, तो मैकेनिक्स को आप इन फ्री लेक्चर्स में देख सकते हैं। बाकी कंटिन्यू करने के लिए पेड कोर्स हमने लॉन्च